सोचिए, साल था 1900। एक किताब छपती है जो पश्चिमी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। नाम था सिगमंड फ्रॉइड की द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक ऐसी क्रांति की शुरुआत थी जिसने हमारे इंसान होने के बारे में सोचने के तरीके को ही पूरी तरह से पलट दिया। पर एक सवाल है जो हम सबको परेशान करता है। आखिर ये सपने इतने इतने अजीब क्यों होते हैं? मतलब हम सब कभी ना कभी ऐसे बेतुके, लॉजिक से परे सपने से जागे हैं और बस ये सोचा है कि यार इसका मतलब क्या था आखिर। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, फ्राइड के आने से पहले ना सपनों की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। एक फंडामेंटल सवाल था, क्या हमारे सपने हमारी असल जिंदगी, मतलब जागते हुए जो हम जीते हैं, उससे जुड़े हैं, या फिर वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है? और यहीं पर मामला बड़ा मजेदार हो जाता है। एक तरफ थे बर्डाक जैसे साइंटिस्ट, जिनका मानना था कि सपने तो हमें असलियत से आजाद करने के लिए होते हैं। और फिर दूसरी तरफ थे मॉरिस जैसे लोग, जो कहते थे नहीं, हम सपने उन्हीं चीजों के देखते हैं जो हमने असल जिंदगी में देखी हैं, की हैं या चाही हैं। तो देख रहे हैं, साइंटिस्ट इस सबसे बेसिक सवाल पर ही पूरी तरह बटे हुए थे। इस पूरी गुत्थी को 1875 में हिल्डेब्रांट ने बड़े कमाल के तरीके से सामने रखा। उन्होंने कहा, एक सपना असलियत से पूरी तरह कटा हुआ लगता है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो अपना सारा माल मसाला उसी असलियत से उठाता है। और इसे समझाने के लिए उन्होंने अपना एक सपना बताया। सोचिए, उन्होंने सपना देखा कि वो सेंट हेलेना में नेपोलियन को शराब बेच रहे हैं। अब ये एक ऐसी बात थी जिसका उनकी असल जिंदगी से, मतलब दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। तो एक तरफ तो सपना असलियत से जुड़ा है और दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं, कंफ्यूजिंग है ना? पर रुकिए, कहानी में एक और पहेली है, और वो है सपनों में हमारी याददाश्त का अजीबोगरीब बर्ताव। मतलब हमारा दिमाग रात में सोते हुए क्या याद रखना चुनता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला सवाल है। अब जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं वो तो कमाल ही है। 1885 में डेलबॉयफ ने एक किस्सा सुनाया। एक आदमी को सपने में एक पौधे का नाम पता चलता है, एस्पेलेनियम रूटा म्यूरैलिस। अब जागते हुए उसे इस नाम का कोई अता पता नहीं था, कुछ याद नहीं। लेकिन फिर सालों बाद उसे एक पुरानी एल्बम मिलती है और उसमें वही नाम लिखा होता है, और वो भी उसकी खुद की हैंडराइटिंग में। इसी को कहते हैं हाइप्रोमनीजिया, जब सपने हमारी उन यादों तक पहुंच जाते हैं जहां हमारा जागा हुआ दिमाग पहुंच ही नहीं पाता। तो इस तरह की घटनाओं से रिसर्चर्स ने सपनों की याददाश्त की 3 अजीब आदतें पहचानी। पहली तो यही, हाइपमनेशिया, मतलब ऐसी जानकारी का सामने आ जाना जो हमें पता ही नहीं था कि हमें पता है। दूसरी थी बचपन की यादें, वो सीन जो हम कब के भूल चुके हैं, वो सपनों में एकदम जिंदा हो जाते हैं। और तीसरी, और शायद सबसे अजीब, मामूली चीज़ों को ज़्यादा भाव देना, मतलब बड़ी बड़ी घटनाओं को छोड़कर एकदम छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करना। इस बात को ऐसे समझिए, हो सकता है कि सपने में कोई इंसान अपने किसी करीबी को खोने का गहरा दुख तो भूल जाए, लेकिन उसे सड़क पर चलते हुए किसी अजनबी के माथे पर दिखा एक मस्सा याद रह जाए। और यही वो बात थी जो साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा चकरा रही थी, कि आखिर हमारा दिमाग इतनी जरूरी बातों को छोड़कर इतनी मामूली, इतनी गैर जरूरी चीजों को क्यों पकड़ लेता है। तो ठीक है, हमने देख लिया कि सपने असलियत से जुड़े भी हैं और नहीं भी, और हमारी याददाश्त भी अजीब बर्ताव करती है। अब अगला बड़ा सवाल ये था, आखिर सपनों को शुरू क्या करता है? मतलब अगर सपने सिर्फ एक रिएक्शंस हैं, तो इनकी डोर कौन खींच रहा है? और इसी के साथ शुरू हुई उन ट्रिगर्स की खोज। साइंटिस्ट ने 4 मुख्य वजहें सामने रखीं। पहली, बाहर से आने वाली कोई चीज, कोई बाहरी सेंसेशन, जैसे कोई आवाज हो गई या किसी ने छू लिया। दूसरी, शरीर के अंदर की सब्जेक्टिव फीलिंग्स, जैसे मान लीजिए कानों में सनसनाहट होना। तीसरी, अंदरूनी शारीरिक दिक्कतें, जैसे पेट की गड़बड़ी या दिल की कोई बीमारी। और चौथी वजह थी पूरी तरह से दिमागी, यानी हमारे अपने ख्याल और इमोशंस। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है मौरी का मशहूर गिलोटीन वाला सपना। कहानी कुछ यूं है, एक आदमी सपना देखता है कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौर में है, उस पर मुकदमा चलता है और उसे मौत की सजा मिलती है। और फिर जैसे ही गिलोटीन का ब्लेड उसकी गर्दन पर गिरता है, वो हड़बड़ाकर जाग जाता है। और जागकर क्या देखता है कि उसके बेड का जो ऊपरी हिस्सा था, वो असल में उसकी गर्दन पर गिर गया था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक बाहरी सेंसेशन एक पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स और ड्रामेटिक कहानी में बदल सकता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। अगर बाहरी सेंसेशन से सपना बनता है, तो एक ही सेंसेशन हर बार इतनी अलग अलग कहानियां कैसे बना सकता है? ये वो सवाल था जो सिंपल स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली थ्योरी पर सवालिया निशान लगा रहा था। इस बात को समझने के लिए हिल्डेब्रांड के अलार्म क्लॉक वाले एग्जाम्पल से बेहतर कुछ नहीं है। केस नंबर 1,
अलार्म क्लॉक बजती है और दिमाग उसे बना देता है संडे मॉर्निंग में चर्च के घंटियों की आवाज। ठीक है, अब केस नंबर 2। वही अलार्म क्लॉक फिर से बजती है और इस बार दिमाग उसे बना देता है बर्फबारी वाले दिन स्लेज पर बंधी घंटियों की खनक। माहौल देखिए, बिल्कुल ही अलग। और अब केस नंबर 3। अलार्म क्लॉक तीसरी बार बजती है और इस बार वो आवाज बन जाती है दर्जनों प्लेटों के एक साथ टूटकर बिखरने की आवाज। तो देखा, एक ही आवाज लेकिन 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। ये बात एकदम साफ हो गई थी कि बाहर से आने वाली आवाज या सेंसेशन खुद ये तय नहीं करता कि सपने में क्या दिखेगा। तो फ्राइड के सीन में आने से पहले सपनों का विज्ञान आखिर था कहां? ये एक ऐसी पहेली की तरह था जिसके सारे टुकड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन उन्हें जोड़कर तस्वीर क्या बनेगी ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। देखिए, वैज्ञानिक इस बात पर तो लगभग एक मत थे कि सपनों का रॉ मटेरियल क्या है, यानी वो बने किस चीज से हैं। सबको पता था कि वो भूली हुई यादों, छोटी मोटी डिटेल्स और शरीर में हो रही रैंडम हलचल से बनते हैं। मगर सवाल ये था कि ये सारा रॉ मटेरियल मिलकर इतनी अजीब, इतनी सिंबॉलिक और एक कहानी जैसी शक्ल क्यों ले लेता है? ये एक बहुत बड़ा रहस्य था। मतलब साइंस के पास क्या का जवाब तो था, लेकिन क्यों का जवाब किसी के पास नहीं था। और यहीं पर हम उस आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। अगर सपने वाकई में सिर्फ दिमाग का रैंडम न्यूरोलॉजिकल शोर हैं, महज एक दिमागी कचरा, तो फिर हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं?